दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों आज अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी 12वीं क्लास है उसकी जो सेकंड फिजिक्स है वो कंप्लीट होने जा रही है। उसकी एक लास्ट क्लास, उसमें थोड़े से 2 ब्लॉक डायग्राम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको अपन आज डिस्कस करते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन तक अपन ने पीछे की क्लास में, पीछे की वीडियो में दोस्तों पढ़ लिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाए थे कि वहां से क्वेश्चन अपना आ जाएगा। फिर देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। आयाम मॉड्यूलित तरंग को उत्पन्न करना कि आयाम मॉड्यूलित तरंग कैसे उत्पन्न होती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या है कि जब भी मॉड्यूलेशन होता है तो वाहक तरंग की आवर्ती में, आयाम में, उसके एम्पलीट्यूड में, यानी उसके जितने भी पैरामीटर हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होना होता है वो उसी में होता है। मैसेज सिग्नल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई अपन मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं तो वाहक तरंग की क्या यूटिलिटी है, क्या कार्य है, तो जो भी चेंजेस होने होते हैं वो केवल और केवल जैसा आयाम में चेंज होगा तो वाहक तरंग के आयाम में ही चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो उसी वाहक तरंग की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, फेज में चेंज होगा तो उसी वाहक तरंग की फेज में चेंज होगा। मैसेज सिग्नल में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? मैसेज सिग्नल में यदि कोई चेंज हो तो अपन दूसरे स्थान पर जो मैसेज भेज रहे हैं उसके आयाम में चेंज हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, यानी अपन बोल कुछ रहे हैं और अगले के पास में जाएगा कुछ और। तो जो भी अपन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं लिख देता हूं। जब भी आयाम, जब भी मॉड्यूलेशन होगा वाहक तरंग की आवर्ती, आयाम तथा कला में ही परिवर्तन होगा। मैसेज सिग्नल यानी संदेश सिग्नल के प्राचलों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्राचलों में, प्राचल का मतलब है आयाम, आवर्ती और आयाम, आवर्ती और कला में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये चीज अपन को दोस्तों ध्यान में रखनी है कि जब भी मॉड्यूलेशन यदि होता है, मॉड्यूलेशन चाहे कैसा भी हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, चाहे फेज मॉड्यूलेशन हो, तो जो चेंज होगा वो केवल और केवल वाहक तरंग में ही चेंज होगा। इसको अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आयाम मॉड्यूलित तरंग को उत्पन्न करना, उसके लिए ब्लॉक डायग्राम क्या है देखिए। ब्लॉक डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम आ जाता है, बीच में एक डब्बा खाली छोड़ दिया जाता है, पूछता है कि इसमें क्या आएगा, तो आपको ब्लॉक डायग्राम आने चाहिए। देखें आयाम मॉड्यूलित है, ये प्लस का निशान है। प्लस का निशान का मतलब है कि यहां मैसेज सिग्नल के अंदर या कैरियर वेव मैसेज सिग्नल से मिलेगी, यानी ये अपना क्या है, मैसेज सिग्नल है दोस्तों, मैसेज सिग्नल। और मैसेज सिग्नल को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी, यही था। और ये किसके इक्विवेलेंट है, एम टी है दोस्तों। ये मैसेज सिग्नल आया और यहां से क्या आ जाएगी, कैरियर वेव आ जाएगी, वाहक तरंग। और वाहक तरंग को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सी टी, और सी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, ठीक है। यानी वाहक तरंग मैसेज सिग्नल पे यहां मिले तो यहां अपने पास में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्स टी प्रोड्यूस हुआ। तो एक्स टी को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स टी इक्वल्स टू क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्स टी का मतलब क्या है भाई, ए एम साइन ओमेगा एम टी और प्लस ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, यानी ये दोनों मिल गए तो अपने पास में क्या बन गया, एक्स टी बन गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर अपन 1 बोल देंगे। एक्स टी कहां गया, इस पे बाद में एक्स टी गया जो इस एक्स टी का स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, तो अपन यहां लगाएंगे वर्ग नियम युक्ति,
वर्ग नियम युक्ति। क्या लगा देंगे दोस्तों? वर्ग नियम युक्ति लगा देंगे। और यहां जो अपने पास में आउटपुट आएगा इसका वो होगा yt, और yt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? yt इक्वल्स टू bxt प्लस cxt स्क्वायर। c b और c कोफिशिएंट है और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, वर्ग नियम युक्ति यानी ये क्या कर देगी? इस सिग्नल का xt का क्या कर देगी? वर्ग। तो x स्क्वायर क्या कर देंगे? t। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। और फिर यहां से yt इक्वल्स टू अपने पास में आ गया, yt इक्वल्स टू क्या है? bxt c x स्क्वायर t, और यहां से किस में चला जाएगा? ओमेगा c पर केंद्रित बैंड पारक फिल्टर, जो किस पर है? ओमेगा सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे है। और यहां इसके बाद में जो वेव बन जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? AM तरंग। क्या बन जाएगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग बन जाएगी। तो ये एग्जाम में भी आ सकता है कि यहाँ ये डब्बा खाली छोड़ दे और पूछ ले कि यहाँ इसमें क्या लगेगा। जैसे x है, yt आ जाए तो yt इक्वल्स टू क्या है? अभी मैंने लिखा है yt इक्वल्स टू क्या है कि पीछे वाले का स्क्वायर कर देगी, यानी bxt प्लस cx स्क्वायर t, यानी उसका क्या कर दिया इसने? वर्ग कर दिया। और ये यहाँ पर दोनों मिल गए तो xt इक्वल्स टू क्या है? वो मैंने आपके सामने लिख ही दिया। तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तरंग को प्रोड्यूस करने का क्या है दोस्तों? ब्लॉक चित्र। क्या है? ब्लॉक चित्र है, या आउटलाइन चित्र अपन इसको बोल सकते हैं। यहां से अपने एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। यानी मैसेज सिग्नल है, जहां से कैरियर वेव मिली, दोनों मिल गए तो क्या किया इन्होंने? इनका दोनों का आउटपुट क्या? xt। ये प्लस का निशान है, इनको जोड़ने की युक्ति। xt अपने पास में आ गया। xt को अपन ने कहां से गुजारा? वर्ग नियम युक्ति से गुजारा। तो इसने yt दिया और yt इक्वल्स टू क्या है? bxt प्लस cx स्क्वायर t। और इसको अपन ने केंद्रित कहां कर दिया? बैंड फारक फिल्टर जो ओमेगा सी पर केंद्रित है उससे मैच फ्रीक्वेंसी हुई, तो अपने पास में जो वेव आई वो क्या होगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तरंग। अभी मैंने डिस्कस किया है कि एम्पलीट्यूड यदि चेंज होना है तो वो केवल और केवल क्या होना है दोस्तों? वाहक तरंग के एम्पलीट्यूड में चेंज होना है। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, मतलब अपन जो हेलो बोल रहे हैं वो अगले के पास में हेलो ही जाना चाहिए, ना तो उसकी आवाज बढ़ी हुई जानी चाहिए, ना उसकी आवाज घटी हुई जानी चाहिए। तो जब भी मतलब मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, तो केवल और केवल वाहक तरंग के आयाम आवृत्ति उसी में परिवर्तन होता है। मैसेज सिग्नल में किसी प्रकार का कोई दोस्तों परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब अपने पास में आ गई xt इक्वल्स टू am sin ओमेगा mt प्लस ac sin ओमेगा ct। इसमें ये तो क्या है? मैसेज सिग्नल की तरंग है, और ये क्या है? कैरियर वेव की तरंग है। ये क्या है? yt इक्वल्स टू bxt प्लस cxt। इसमें मान वैल्यू पुट कर दो तो देखो yt इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों? ये xt की जगह तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, b। ठीक है, तो b कोफिशिएंट है, b लगा दो तो b am sin ओमेगा mt। ठीक है भाई, xt की वैल्यू रखें मल्टीप्लाई करके, bac sin ओमेगा ct आ गया। ये bxt ये वाली टर्म पूरी होगी, प्लस c को अपन ने रख लिया कॉमन, इसका स्क्वायर कर देते हैं एक बार, इसका स्क्वायर तो क्या होगा भाई? am स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t ओमेगा mt प्लस ac स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा ct प्लस 2ab यानी 2am ac sin ओमेगा mt और sin ओमेगा ct। क्या आ गया? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, इसका मिटा दो, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बराबर इंप्लाइज दैट yt बराबर bam साइन ओमेगा mt प्लस bac साइन ओमेगा ct। ठीक है, अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा mt को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन ये लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर ओमेगा mt को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा mt बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां इसको अपन लिख देंगे, तो लिख देंगे तो देखो इसको भी ये लिखेंगे, इसको भी ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये किसके साथ में? am वाला तो किसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा? am स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से देखो ये c इसके साथ में मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, भाई c तो कोफिशिएंट है, इस c को यहां रख दो, ये लो।
तो क्या आएगा, पहली टर्म लिख रहा हूं मैं इसके लिए, CAM² लिख दिया, माइनस दूसरी टर्म क्या होगी, माइनस CAM² और cos 2ωmt, इसके लिए लिख दिया अपन ने, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए प्लस CAC² माइनस माइनस हो गया CAC² और cos 2ωct। ठीक है, और दोस्तों प्लस AMAC, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन मान सकते हैं 2 sin ωmt और sin c, यानी 2 sin A sin B का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2 sin A sin B, sin A की जगह क्या है, ωct और ωmt, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, 2 sin A sin B बराबर क्या है, cos A minus B, cos A minus B और माइनस cos A plus B। ये पहले भी अपन ने डिस्कस किया था फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अब बड़ी किसको मानना है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मानना है, तो देखो AM मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, AMAC आ गया, और क्या आ गया, cos ωc माइनस ωm इंटू टी। ठीक है, प्लस AMAC, और क्या आ गया दोस्तों, नहीं सॉरी, माइनस cos ωc प्लस ωm इंटू टी अपने पास में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैसेज, कैरियर वेव की कैरियर वेव आ गई, मैसेज सिग्नल की मैसेज सिग्नल आ गई। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, देखिए BAM sin ωmt प्लस BAC sin ωct प्लस, देखिए यहां से इसमें देखिए किसी प्रकार की कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे C/2 और AM² प्लस AC²। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना तो इसमें साइन है ना इसमें कोस है, तो ये तो फिक्स रहेगी भाई। इसमें देखो साइन है, यानी ये तो चेंजेबल है साइन के हिसाब से। कैसे, क्योंकि साइन जो तरंग है वो ऐसे है दोस्तों, कम ज्यादा कम ज्यादा। भाई यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर मिनिमम है, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, ये भी इसमें कोस की टर्म में चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, सारी चेंज होंगी, लेकिन इसमें ये टर्म ऐसी की ऐसी रहेगी। तो इसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, डीसी टर्म। क्या बोलते हैं, डीसी टर्म। क्या बोला जाता है, डीसी टर्म, जिसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसी हिसाब से इसको अपन क्या बोलेंगे, डीसी टर्म इसको बोला जाएगा। और क्या आ गया, माइनस, देखिए CAM²/2 cos 2ωmt। ठीक है, माइनस CAC²/2 cos 2ωct प्लस AMAC cos ωc माइनस ωmt और माइनस AMAC cos ωc ωmt आ गया। ये इसके पास में क्या आ गई दोस्तों, टर्म आ गई। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो टर्म है उसे अपन कौन सी टर्म कहेंगे, डीसी टर्म कहेंगे। कौन सी टर्म कहेंगे, डीसी टर्म। इसमें देखो मैसेज सिग्नल की आवृत्ति ωm, कितनी आवृत्ति आ गया, ωm आवृत्ति की आ गई, ωc आवृत्ति की भी अपने पास में तरंग आ गई। एक क्या आ गई, C/2, एक इसमें किसी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं है, ये फिक्स आ गई। फिर अपने पास में 2ωm भी आ गया, फिर अपने पास में 2ωc भी आ गया। ठीक है, फिर अपने पास में ωc माइनस ωm की तरंग भी आ गई, और फिर अपने पास में ωc प्लस ωm भी आ गया। इतनी सारी क्या आ गई दोस्तों, अपने पास में टर्म आ गई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी आवृत्तियां अपन को क्या होगी, ये आवृत्तियां अपन को प्राप्त होगी। इसमें ये जो आवृत्ति है ये क्या है, डीसी, ये क्या है, डीसी टर्म है। और बाकी की बाकी आवृत्ति कौन सी है दोस्तों, ज्यावक्रीय, या तो सिनुसोइडल है या कोसाइन वेव है, या तो साइन वेव है या दोस्तों क्या है, कोसाइन वेव। अपने पास में ये सारी चीज है। समझ गए इस बात को। हाँ, तो दोस्तों देखिए इसमें
अब जो बैंड पार्क, इसके बाद में अपन ने क्या लगा रखा है, इस स्क्वायर जो वर्ग नियम युक्ति है, उसके बाद में अपन ने बैंड पार्क फिल्टर लगा रखा है। तो फिल्टर क्या करेगा, ओमेगा एम को रोक लेगा, ओमेगा सी को रोक लेगा, इस डीसी टर्म को रोक लेगा, और किसको रोक लेगा, सारी टर्म इसको और रोक लेगा। जो एडवांटेज हैं, जो डिसएडवांटेज जितनी भी टर्म अपने पास में है, कौन कौन सी, जैसे ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इसको तो जाने देगा, इसको भी जाने देगा, और ओमेगा सी को भी जाने देगा, इसको भी रोक लेगा। और अपन ने एक आयाम मॉडुलित तरंग पढ़ी थी, उसके हिसाब से अपन को क्या दे देगा दोस्तों, रिजल्ट दे देगा। क्या पढ़ी थी अपन ने, देखिए कौन सी तरंग, CMT। CMT इक्वल्स टू अपन ने क्या पढ़ी थी, अपनी जो कैरियर वेव है, AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC अपॉन 2 कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT, और प्लस माइनस म्यू AC अपॉन 2 और कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। ये आयाम मॉडुलित तरंग थी। तो अब इसमें से एक्स्ट्रा कौन सी, देखो ओमेगा C माइनस ओमेगा M आ रहा है, ओमेगा C माइनस ओमेगा M आ गया, ओमेगा C प्लस ओमेगा M आ रहा है, ओमेगा C प्लस ओमेगा M आ रहा है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म कौन कौन सी है, ये वाली, इसको रोक लेगा पार्क, जो बैंड पार्क फिल्टर है, ओमेगा C को रोक लेगा, इस DC को रोक लेगा, और ओमेगा M को रोक लेगा। बाकी ओमेगा C माइनस ओमेगा M और ओमेगा C प्लस ओमेगा M को क्या करेगा दोस्तों, जाने देगा। और अपने पास में जो तरंग मिलेगी वो किस हिसाब की मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड मॉडुलित तरंग अपन को मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपने पास में बस ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि भाई इतनी आवृत्तियां आ रही हैं, लेकिन बाकी सबको तो बैंड पार्क फिल्टर रोक लेगा, और इस जो 3 फ्रीक्वेंसी है जो आयाम मॉडुलित तरंग के कारण होनी चाहिए, वो तीनों अपने अंदर से क्या कर देगा, वो गुजार देगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों, एक ब्लॉक डायग्राम और है कि आयाम मॉडुलित तरंग का अपन डिटेक्शन कैसे करें, संसूचन कैसे करें, अपन डिटेक्शन कैसे करें, तो उसका एक ब्लॉक डायग्राम और है, उसको अपन और समझ लेते हैं। देखिए आयाम मॉडुलित तरंग का, आयाम मॉडुलित तरंग का सहसूचन, आयाम मॉडुलित तरंग का क्या होगा दोस्तों, डिटेक्शन होगा। ठीक है, कैसे करना है, ये अपने पास में जो एंटीना है वो अभिग्राही एंटीना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, प्रवर्धक से कनेक्टेड है, प्रवर्धक से। और ये अपने पास में जो एंटीना है वो कौन सा है, अभिग्राही एंटीना। क्या है दोस्तों, अभिग्राही एंटीना। और यहां से जो सिग्नल अपन को मिल रहे हैं वो अभिग्रहित, अभिग्राही एंटीना से मिल रहे हैं, तो अभिग्रहित सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक है, प्रवर्धक से कहा, इस डब्बे के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, IF स्टेज। क्या पूछा जाता है, IF स्टेज के बारे में पूछा जाता है कि ये ब्लॉक डायग्राम आता है, इसको खाली छोड़ दिया जाता है कि बताइए एक्स का कौन सी डिटेक्शन होगा। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, सहसूचक। सहसूचक के बाद में क्या है, वापस प्रवर्धक। आगे भी आप बना सकते हो, आगे मेरे पास में जगह नहीं है। और प्रवर्धक के बाद में दोस्तों क्या बनना जाएगा, वापस समप्रेषी एंटीना। ये जो अपने पास में एंटीना आया, ये क्या है, समप्रेषी एंटीना। ठीक है ना। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो किसका डायग्राम बनाया है, अभिग्राही। किसका है दोस्तों, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख है। अभिग्राही जो अपन यूज करेंगे मैसेज सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, उसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। और इसके बारे में पूछा जाता है बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लॉक डायग्राम आ जाता है, अभिग्राही का ब्लॉक डायग्राम। या तो अपन को क्रम से डिवाइस पूछ लेगा, जैसे ऑप्शन ए में प्रवर्धक लगा दिया, ए में प्रवर्धक, IF स्टेज, सहसूचक और प्रवर्धक। ठीक है, दूसरे में पहले IF स्टेज दे देगा, दूसरे में प्रवर्धक दे देगा, तीसरे में सहसूचक दे देगा। ठीक है, चौथे में
IF स्टेज सबसे पहले दे देगा, उसके बाद में प्रवर्धक सहसूचक, इस हिसाब से ये ऑप्शन बना सकता है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी RPSC फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया है। जितना अपना सिलेबस में दे रखा था RPSC में, उससे कुछ न कुछ मैंने एक आधी पॉइंट आपको ज़्यादा ही बता दिया है। अब अपन इसके न्यूमेरिकल आज साथ के साथ कंप्लीट करते हैं, ताकि अपन फर्स्ट फिजिक्स को, 12वीं लेवल की फर्स्ट फिजिक्स को दोस्तों स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, एंटीना एक है। एंटीना अपन ने पढ़ा है टॉपिक, एंटीना क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रेरकत्व, सेकंड है धारित्र या संधारित्र, तीसरा है दोस्तों अनुनादी आवर्ती पर प्रतिरोध, अनुनादी आवर्ती पर प्रतिरोध, और चौथा है ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो एंटीना दोस्तों क्या है? अनुनादी आवर्ती पर प्रतिरोध है। अनुनादी आवर्ती पर क्या है? प्रतिरोध है। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध है एंटीना। एंटीना क्या है? प्रतिरोध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से ट्रांसड्यूसर नहीं है। ट्रांसड्यूसर क्या है? वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में, जैसे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। उसमें पहला ऑप्शन क्या है? ध्वनि विस्तारक, अपना माइक, दूसरा माइक्रोफोन, दूसरा क्या है दोस्तों? माइक्रोफोन, तीसरा प्रवर्धक, और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें ट्रांसड्यूसर क्या नहीं है? प्रवर्धक का काम क्या है? केवल एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, या तो इंक्रीज करना, या प्रवर्धक का मतलब एम्पलीफिकेशन है, उसको उसके आयाम को इंक्रीज करना है, चेंज करना नहीं है। तो इसमें ट्रांसड्यूसर क्या नहीं है? प्रवर्धक दोस्तों ट्रांसड्यूसर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीविजन प्रसारण में, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। टेलीविजन प्रसारण के लिए आवर्ती सामान्यतः होती है। आवर्ती सामान्यतः कितनी होती है? नंबर 1 ऑप्शन याद रखेंगे, रट के याद रखेंगे, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन सेकंड 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 30 से 300 किलोहर्ट्ज, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 30 से 300 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। और टेलीविजन प्रसारण के लिए जो बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 6 मेगाहर्ट्ज होती है। इसको आप और अच्छे से ध्यान रखोगे। समझ में आ गए? तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और यदि आपके एग्जाम में आ गए और आपके दोस्तों पढ़े हुए हैं तो 1 सेकंड भी इनको करने में आपको जोर नहीं आएगा, वरना तो आप दूसरों की तरफ देखते रहिए या फिर अपनी इच्छा से आप करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, FM रेडियो प्रसारण के लिए व्यावसायिक FM रेडियो प्रसारण के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये टेलीविजन प्रसारण के लिए है, ये रेडियो प्रसारण के लिए। FM रेडियो प्रसारण के लिए
आवंटित आवर्तियों की परास है, आवंटित आवर्तियों की परास है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 88 से 108 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 8 से 88 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 88 से 108 गीगाहर्ट्ज। तो ये रेडियो के लिए है और ये टेलीविज़न के लिए। रेडियो और टेलीविज़न की दोनों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वाहक तरंगों पर वाहक तरंगों पर किसी आवर्ती तरंग का अध्यारोपण कहलाता है। आवर्ती तरंग का अध्यारोपण कहलाता है। नंबर 1 संचरण, नंबर सेकंड अभिग्रहण, नंबर थर्ड दोस्तों क्या कहलाएगा मॉड्यूलन, और नंबर फोर्थ सहसूचन। तो अभी बताया है कि वाहक तरंगों पर किसी आवर्ती तरंग, आवर्ती का मतलब है सर्वे तरंग का मतलब क्या है दोस्तों अपना मैसेज सिग्नल, और उसका अध्यारोपण क्या कहलाता है। तो अभी अपन पढ़ते हैं बहुत चैप्टर ही अपन का मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये क्या कहलाता है वाहक तरंग पर आवर्ती तरंग का अध्यारोपण, चाहे तो वो चलचित्र हो, चाहे वो सर्वे सिग्नल हो, चाहे कोई सा भी सिग्नल हो दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस मॉड्यूलन कहलाती है। और वाहक तरंग से मैसेज सिग्नल को अलग करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है दोस्तों वी मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन। याद रखेंगे, या तो वी मॉड्यूलेशन या उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों डी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लंबी दूरी लघु तरंग, लंबी दूरी लघु तरंग रेडियो प्रसारण में उपयोग होता है। ठीक है, कौन सी तरंग उपयोग होती है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें पृष्ठ तरंग, सेकंड क्या है दोस्तों आयन मंडलीय तरंग, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों सीधी तरंग, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों आकाशीय तरंग। क्या है आकाशीय तरंग। तो कौन सी तरंग होगी आयन मंडलीय तरंग होगी। ठीक है, ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन आयन मंडलीय तरंग दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दिल्ली की जगह कोई भी नाम आ सकता है। दिल्ली में टीवी संचरण टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई 240 मीटर है। 240 मीटर है। इसका प्रसारण
इसका प्रसारण कितनी दूरी तक हो सकता है, इसका प्रसारण कितनी दूरी तक हो सकता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या अगला दे चाहे अपने को नहीं दे, अपन को याद रहनी चाहिए 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है 100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों 60 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों 55 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। ठीक है, तो दिल्ली में टीवी प्रसारण की ऊंचाई इतनी है, इसका प्रसारण कितनी दूरी तक, तो डिस्टेंस डी अपन को याद है, √ ए की फॉर्मूला है 2HR। कितना है दोस्तों 2HR। देखिए √ 2 × 240, ऊंचाई कितनी है 240, और इंटू 6400 किलोमीटर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर। भाई 6400 की 2 जीरो, तो 6400 की 3 जीरो कहाँ की आ जाएगी, किलोमीटर की। ठीक है, तो ये 6 जीरो हो गई, देखो यहां से इसको यहां से अपन करें तो अब इसका रूट लें अपन। ठीक है, तो इसका रूट अपन लें तो कितना होगा, ये तो हो गया 48, 24 दूनी 48, और 64 का कितना हो गया दोस्तों √ 48 × 8 और इंटू 10 की पावर कितना हो गया 3, तो 10 की पावर 3 तो किलोमीटर हो गया, और ये 48 है, तो देखो 7 7 49 होते हैं। ठीक है ना, तो लगभग कितना आ गया अप्रोक्सीमेट 7 के इक्विवेलेंट, 7 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक है, 7 × 8 किलोमीटर, और कितना हो गया 756 किलोमीटर। ठीक है, और ऑप्शन में देखो आप 56 के जस्ट नजदीक, ये भाई करेक्ट 7 नहीं है, क्योंकि करेक्ट 7 किसका होता है √ 49 का होता है, तो 7 से थोड़ा ही कम है, तो ये 56 से थोड़ा कम कौन सा आएगा 55 किलोमीटर दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी आपको ये याद रखना है कि मैसेज सिग्नल और वाहक तरंग की आवृत्ति जब भी आपके पास में आए, तो वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होगी, मैसेज सिग्नल की आवृत्ति से ज्यादा होगी। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका अपन को कोई सॉल्यूशन ही नहीं पता है कि अपन इसको निकालें कैसे, लेकिन देखिए ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 500 चक्कर प्रति सेकंड, 500 चक्कर प्रति सेकंड, यानी ये आवृत्ति है सेकंड के सर्वे आवृत्ति के लिए, सर्वे आवृत्ति के लिए 500 चक्कर प्रति सेकंड के सर्वे आवृत्ति के लिए तरंग मॉड्यूलित आयाम में, मॉड्यूलित आयाम में उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी, उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों 50 CPS, साइकिल पर सेकंड है, CPS का मतलब दोस्तों क्या है साइकिल पर सेकंड। दूसरा क्या है 100 CPS हो सकती है क्या, ये अपने मैसेज सिग्नल की आवृत्ति है 500, और वाहक तरंग की आवृत्ति अपन ने देखा चित्र में आपने बनाया, तो ये मैसेज सिग्नल की आवृत्ति तो क्या थी, ये थी बहुत धीरे धीरे, और वाहक तरंग की आवृत्ति क्या थी दोस्तों एकदम फास्ट मूवेबल। ठीक है, तो आवृत्ति ज्यादा किसकी, इसकी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों 500 CPS, तो बराबरी मिक्सअप ही हो गया भाई, ये तो मैसेज सिग्नल की है तो जा ही नहीं पाएगी। और चौथी जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है 50,000 CPS, तो सीधी सी बात है आंसर कितना हो गया 50,000, यानी वाहक तरंग की आवृत्ति मैसेज सिग्नल की आवृत्ति से कई गुना क्या होगी दोस्तों ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक इस फॉर्मूले पे बेस्ड है
कि जो ये डिस्टेंस है वो किस पे समानुपाती होती है, h की पावर हाफ के। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए, एक टीवी टावर की ऊंचाई, एक टीवी टावर की ऊंचाई h है, ठीक है। इसके द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी, इसके द्वारा प्रसारण की, इसके द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी टावर की ऊंचाई के साथ निम्न प्रकार से समानुपाती है। निम्न प्रकार से समानुपाती है। पहला ऑप्शन h की पावर हाफ, सेकंड ऑप्शन h, थर्ड ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा h की पावर 3/2 और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों h स्क्वायर। क्या हो जाएगा h स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा h की पावर हाफ। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। LOS की भी अपन बात करें दोस्तों तो LOS भी कितना है 2RHT ट्रांसमीटर एंटीना के लिए और 2RHR रिसीवर एंटीना के लिए लाइन ऑफ साइट, सीधी दूरी, अधिकतम सीधी दूरी ये अपने पास में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले भी मैंने आवर्ती के लिए बताया, क्रिटिकल आवर्ती है। सूक्ष्म तरंग संचरण, सूक्ष्म तरंग संचरण में निम्नलिखित संचरणी प्रसारण में निम्नलिखित में कौन सी आवर्ती की तरंगे 10 की पावर 11 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन घनत्व पर मीटर क्यूब दे दिया दोस्तों। इलेक्ट्रॉन घनत्व n आपको दे दिया। घनत्व के आयन मंडली स्तर से वापस परावर्तित होगी। पहला ऑप्शन है 2 मेगाहर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों 10 मेगाहर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों 12 मेगाहर्ट्ज और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 18 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। F इक्वल्स टू कितना है, फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू 9√n, n मैक्सिमम। ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बात है, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी। यहां से देखिए बराबर 9 √10⁻11, ठीक है, बराबर 9, इसको मैंने लिख दिया √10 और गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। या इसको अपन ऐसा कर लें, मेगा ऑप्शन सारे मेगा के अंदर है तो 9 इसमें 10 की पावर 12/10 कर लें रूट के अंदर, ठीक है। 9/√10 इसको तो अपन अच्छा कर दें और इसको 10 की पावर 6 हर्ट्ज और 9। अब दोस्तों देखो 3√10 की वैल्यू का मतलब है 3.5 के लगभग, भाई 3 3 9 होता है, ठीक है। तो लगभग 3.5 अपन मान लें इसको, और ये क्या हो गया मेगा हर्ट्ज। और इसको अपन डिवाइड करें 9 को 3.5 से या लगभग 4 के करीबन आ सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 2 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। भाई 10 तो बहुत ज़्यादा है, भाई ये 10 बहुत ज़्यादा है, 12 भी बहुत ज़्यादा है, 18 भी बहुत ज़्यादा है, तो 2 मेगा हर्ट्ज दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट
करके देखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन देखो, क्योंकि अपन तो जैसे ही 10 की पावर 11 आएगा तो बाहर क्या निकाल लें, थोड़ा सा पेशेंस यदि अपन खो देंगे दोस्तों तो अपना क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। क्यों? वहां एग्जाम में दोस्तों अपन अंडर प्रेशर रहते हैं, कोई कितना ही कहते चाहिए कितनी ही तैयारी कर ले, कुछ न कुछ प्रेशर अपने पे होगा, और प्रेशर होगा तो जैसे ही रूट के अंदर 10 की पावर 11 रखोगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा यार ऐसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 की पावर इतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में अगला कैलकुलेशन देगा नहीं। जबकि आप सोचिए एक ही सेकंड की कैलकुलेशन है, ऑप्शन से ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक एंटीना की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 11, एक एंटीना की ऊंचाई, एक एंटीना की ऊंचाई 500 मीटर है, 500 मीटर है, इसकी परास होगी, इसकी परास होगी, पहला ऑप्शन क्या है 800 किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड क्या है दोस्तों 100 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड क्या है 50 किलोमीटर, और ऑप्शन फोर्थ क्या है दोस्तों 80 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है। परास सीधा सा फॉर्मूला 2HR, परास बराबर √2 इंटू 500 और इंटू 64 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 1000, 3 पावर आ गई, तो 3 पावर आ गई तो देखो इसको लिख दिया 64 इंटू 10⁻⁴ कितना 6। ये 3 देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 की 3 पावर यहां कर देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 64 का कितना हो जाएगा 8 √8, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, इसको ले दिया 80 गुणा 10 की पावर कितना 3, और इसको अपन ने क्या लिख दिया किलोमीटर। ये इतनी देर क्या था मीटर में था, मीटर में, और ये क्या हो गया किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, चौथा ऑप्शन इसका क्या हो गया दोस्तों करेक्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आयाम मोडुलित तरंगों में, आयाम मोडुलित तरंगों में अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम 30 मिलीवोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 5 मिलीवोल्ट है। मोडुलन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, मोडुलन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। कितना दोस्तों, ऑप्शन पहला है 7, ऑप्शन सेकंड क्या है 3, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 0.7, और ऑप्शन फोर्थ क्या है दोस्तों 0.45। ठीक है, आपको दे रखा है तो फॉर्मूला बहुत जाना पहचाना, म्यू बराबर, म्यू की वैल्यू 1 से कम है तो अधिकतम V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। म्यू बराबर कितना भाई 30 मिलीवोल्ट और 5 है, जोड़ दो तो क्या हो गया, घटाओगे ऊपर तो 25, नीचे करोगे तो क्या हो गया 35। भाई नीचे जोड़ दिया ऊपर घटा दिया, 5 से काटा तो 5 बट्टे क्या हो गया 7, और 7 7 49 0.7, 7 7 49 आ जाएगा, 7 कम आ गया 0.71। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रही हैं चीजें, अच्छे से समझ में आ रही होंगी ऐसी आशा है। और यदि फिर भी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों लिख के दे सकते हो। आप ईमानदारी से तैयारी कीजिए, और मैं आपको ये कहता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा दूंगा उस चैप्टर में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यदि आपने मेरी वीडियोस
देखी हैं और उन पे बेस्ड जो चैप्टर के लास्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों ने की हैं। तो आपका आरपीएससी में, आरपीएससी नहीं, किसी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि आपने ईमानदारी से पढ़ा हो। तो ये तो मान लो आप तो कह दोगे कि सर हमने पढ़ा है, लेकिन आपका जैसे अभी नेट का पेपर हुआ था, जितने पर्चे मैंने आपको पढ़ाए उसमें से बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे को कहा कि यार लगभग वही क्वेश्चन आए जो तूने बोर्ड पे करवाए। ठीक है, तो ये भगवान की दया से ये आप यदि पढ़ लोगे, उसमें आपको खुद को दया करनी है, पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा पक्का। ठीक है, लेकिन बात है पढ़ने की। नियत आयाम की रेडियो तरंगों का, नियत आयाम की रेडियो तरंगों का उत्पादन किया जा सकता है। ये किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कहीं से भी आपकी एग्जाम में आ सकता है। कहीं से का मतलब है 12वीं का लेवल, पीजी का लेवल और यूजी का लेवल। ठीक है, यूजी में भी ओसिलेटर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और ओसिलेटर ही वो युक्ति है जो रेडियो तरंगों, नियत आयाम की रेडियो तरंगों का उत्पादन करती है। ठीक है, इसमें पहली ऑप्शन क्या है, फिल्टर द्वारा। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों इसमें, दिष्टकारी द्वारा। दिष्टकारी अपन पढ़ चुके हैं, क्या करता है भाई, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। एफईटी, एफईटी क्या है, एक ट्रांजिस्टर का प्रकार है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। और लास्ट का ऑप्शन क्या है दोस्तों, दोलित्र द्वारा। तो रेडियो तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, दोलित्र द्वारा, यानी एसी। दोलित्र एक ऐसी युक्ति है जो डीसी को एसी में बदलने का कार्य करती है। और फिल्टर क्या करता है, एसी को डीसी में, सॉरी, दिष्टकारी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। समझ में आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक मोडुलित तरंग की वोल्टता, एक मोडुलित तरंग की वोल्टता 5 वोल्ट तथा आवर्ती 10 मेगाहर्ट्ज है। इसे 20 मेगाहर्ट्ज आवर्ती तथा 20 वोल्ट वाली एक वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने पर मोडुलन नियतांक का मान होगा। मोडुलन नियतांक का मान होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है भाई, म्यू बराबर AM/AC। अब देखो कितनी कंफ्यूज करने के लिए बात दे रही है। 5 वोल्ट भी दिए, इस कोई बहुत बच्चे बोलेंगे सर इस आवृत्ति का क्या करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना, म्यू बराबर AM/AC पूछा अपन को। AC कौन सा होगा, जो ज्यादा है वो AC होगा, जो कम है वो AM होगा। तो सीधी सी बात है, 5 बट्टे कितना हो गया 20, 1/4 आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है इसमें 0.25, सेकंड ऑप्शन क्या है 1.25, थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों 2.43 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 64.0। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल है, केवल कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दे रखा है। और यदि आप कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत है, और नहीं हुए तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है, एक 50 मीटर ऊंचा
संप्रेषण एंटीना, एंटीना कितने क्षेत्रफल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कितने क्षेत्रफल तक उपयोगी, कितने क्षेत्रफल तक उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है इसमें 320 पाई किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन क्या है 1440 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों 640 पाई किलोमीटर स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों 120 पाई किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वही काम अपना, तो भाई डिस्टेंस क्या है 2HR अंडर द रूट बराबर 2 गुणा 50 और गुणा 6400 किलोमीटर, यानी 10 की पावर 3, यही है, 50 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए इसको अपन सोल्व करें तो पहले जीरो को बाहर निकालते हैं, तो 3 2 5 और 1 6, तो 3 जीरो को बाहर निकाल लो, तो 2 गुणा 5 गुणा 64। ठीक है भाई, और जीरो कितनी होगी 10 की पावर 3, 2 5 और 1 6, तो 10 की पावर 3 बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया, ये अंडर दी रूट है 10 की पावर 6 अंडर, देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 और 1 10 की पावर 6 अंडर दी रूट आएंगी, तो 10 की पावर 3 बाहर आ गया। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 640, कितना हो गया 640 और किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल अपन ने क्या किया था पाई और इंटू ये डिस्टेंस आया उसका स्क्वायर, तो यहां से डी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो डी स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों 640 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। भाई रूट हट गया इसका, तो रूट हट गया तो 640 टू पाई और क्या हो गया किलोमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन है क्या, ये रहा। ठीक है ना, बहुत सरल क्वेश्चन है। इस हिसाब से क्वेश्चन इस कम्युनिकेशन सिस्टम से आने हैं, बहुत अच्छे से हैं। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन अपन लोगों ने दोस्तों कर लिए हैं। फिर भी आप लोगों को मैं 5-4 क्वेश्चन और देखिए चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन है, आयाम यदि मॉड्यूलन सूचकांक 1/2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि मॉड्यूलन सूचकांक 1/2 एवं वाहक तरंग की शक्ति, वाहक तरंग की शक्ति 2 इकाई है, 2 इकाई है, वाहक तरंग की शक्ति 2 इकाई है, तो पार्श्व बिंदु की कुल शक्ति कितनी होगी। तो पार्श्व बिंदु की कुल कितनी शक्ति होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों 0.5, दूसरा 0.25, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों 0.75 और फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों 1। ठीक है, तो पार्श्व बिंदु की आवर्ती शक्ति, पार्श्व बिंदु की शक्ति फॉर्मूला लिखवाया था मैंने और इंपॉर्टेंट भी कहा था, पार्श्व बिंदु की शक्ति, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा μ²/2 इंटू पीसी, और पीसी क्या है उस वाहक तरंग की शक्ति है, तो पीसी, पी का मतलब शक्ति और सी का मतलब है कैरियर वेव, μ²/2 पीसी। ठीक है, क्या हो गया μ², देखो 1/2 तो है ही, μ² की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, और पीसी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, कितना हो गया 1/8 हो गया ना, 8 गुणा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना गया 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 इसका आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और
क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, उपग्रह संचार में कौन सी तरंग काम में लेते हैं? उपग्रह संचार में कौन सी तरंग काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों आकाश तरंगे, सेकंड व्योम तरंग, थर्ड भूतरंगे, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, तो कौन सी तरंगे होगी दोस्तों? आकाश तरंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को अपन लाइटली ले लेते हैं और बाद में अपना गलत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य लंबी दूरी संचार प्राप्त किया जाता है। लंबी दूरी संचार प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आकाश तरंग द्वारा, आकाश तरंग संचार द्वारा, सेकंड व्योम तरंग संचार द्वारा, थर्ड ऑप्शन भूतरंग संचार द्वारा, और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है दृष्टि रेखा प्रसारण। किसमें है? दृष्टि रेखा प्रसारण। तो इसको अपन कौन से? व्योम तरंग द्वारा। ठीक है, ये दृष्टि रेखा होती है, जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये इस पर एक एंटीना और ये दूसरा एंटीना, ये ट्रांसमीटर है और ये क्या है? रिसीवर है, HR, और क्या है दोस्तों? HT। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहते हैं? LOS। ठीक है, और यहां तक ये दूरी क्या है? 2RHT, और ये वाली दूरी कितनी है? 2RHR। ठीक है, तो दृष्टि रेखा की कुल दूरी तो कि LOS कितनी है? 2RST अंडर द रूट प्लस 2RHR अंडर द रूट, ये है। ठीक है, लेकिन ये होता कौन सी में? व्योम तरंग संचरण में होता है दोस्तों। किसमें? व्योम तरंग संचरण में। बस इसको गलत मत कर देना, इसको ये मत कर देना, दृष्टि रेखा प्रसारण इसको आप लोग नहीं करोगे। यदि कर दोगे तो अपना क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन क्या है? आयाम न्यूनाधिक में न्यूनाधिक गुणांक, आयाम मॉडुलन गुणांक है दोस्तों, ये न्यूनाधिक में न्यूनाधिक गुणांक 0.6 है। यदि V मैक्सिमम 5 वोल्ट है तो V मिनिमम का मान होगा, मान क्या होगा? ठीक है, V मैक्सिमम, तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 1.5, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 1.25 वोल्ट, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों इसमें 1.3 वोल्ट, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों इसमें 2.5 वोल्ट। ठीक है, बस अपन फॉर्मूला जानते हैं, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। ठीक है, क्या दे रखा है?
0.6 यानी 6/10, पॉइंट हटा दिया। वी मैक्सिमम आपको 5 दे रखा है, 5 माइनस वी मिनिमम बटे 5 प्लस वी मिनिमम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजो 30 प्लस 6 वी मिनिमम बराबर 50 माइनस 10 वी मिनिमम। ठीक है, वी मिनिमम को जोड़ दो तो क्या हो गया 16 वी मिनिमम, इधर आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो कितना 50 माइनस 30 बराबर 20। तो वी मिनिमम बराबर कितना हो गया 20/16, यानी 2 से काटोगे तो 10/4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, 4 एकम 4, बच गए कितने, 1 बच गया और 1.25, कितना आ गया दोस्तों 1.25, इसका आंसर आ गया। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी एम्स 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब अपन पीएमटी के लेवल की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो अपना क्वेश्चन आरपीएससी में तो सही हो ही जाना है पक्का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और जो 12वीं क्लास की जो अपनी बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बुक को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्या क्वेश्चन है, आकाशीय तरंगे जो वायुमंडलीय स्थितियों से, आकाशीय तरंगे जो वायुमंडलीय स्थितियों से, जो वायुमंडलीय स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, बुरी तरह है प्रभावित होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है एमएफ मीडियम फ्रीक्वेंसी, सेकंड एलएफ लार्ज फ्रीक्वेंसी, और दोस्तों वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ है यूएचएफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आंसर आ जाएगा। आकाशीय तरंगे जो वायुमंडलीय स्थितियों को बुरी तरह, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कौन करती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसको क्या करती है, बुरी तरह इफेक्ट करती है। दोस्तों इस प्रकार से अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के 20 न्यूमेरिकल, और ये जो अपनी पूरी जो यूनिट थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन ने अलग डिस्कस किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वो 12वीं क्लास के बच्चों के सिलेबस में केवल वही है, जबकि कम्युनिकेशन सिस्टम केवल और केवल अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। इसलिए दोस्तों इसको अलग पढ़ाना ज़्यादा मैंने उचित समझा, इसलिए मैंने इसका अलग 7-8 वीडियो इसके बनाए हैं। और आज अपन ने 20 प्रॉब्लम डिस्कस, इसकी 20 प्रॉब्लम तो आज डिस्कस की हैं, और कम से कम 5 या 6 प्रॉब्लम अपन ने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस की थी, यानी इसकी लगभग 25 प्रॉब्लम दोस्तों अपन लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। और इन 25 से कितने प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपन ने डिस्कस कर ली है। 25 में से बाहर आपके एग्जाम में दोस्तों नहीं जाएंगी। आप पढ़ोगे अच्छे से तैयारी करोगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे। तो इस हिसाब से अपनी 12वीं की जो फिजिक्स है, रे ऑप्टिक्स से लेकर पूरी अपन ने कंप्लीट कर दिए, उनके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, और जितना पॉइंट टू पॉइंट अपना सिलेबस में टॉपिक था उन सभी को अपन ने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स, हैव ए गुड डे।